हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द विजन यूपी पीसीए चैनल में। मेरा नाम है शिवम चहल। दोस्तों, हम अगस्त की जो दृष्टि की मैगजीन है उसको आज करेंगे पेरिस समझौता, जो पहला आर्टिकल था उसका। तो याद रखिए, पेरिस समझौता हुआ था COP21 और इसमें लक्ष्य रखा गया था कि वैश्विक तापन जो है वो 2 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे रखा जाएगा। हाल ही में चर्चाओं में ये इसलिए आया क्योंकि अमेरिका ने इससे बाहर होने की घोषणा जो है कर दी है। तो इसके कारण देख सकते हैं कि किन कारणों से अमेरिका बाहर गया और उसका प्रभाव जो है इस पे जो पेरिस समझौता है उस पर क्या पड़ने वाला है। तो देखिए, अमेरिका के बाहर जाने का रीज़न ये है कि अमेरिका कहता है ये जो है प्रति न्याय संगत नहीं है, ये जो समझौता किया गया है ये न्याय संगत नहीं किया गया है। दूसरा है, अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, ऐसा उनका मानना है। और भारत चीन के लिए आसान प्रावधान है, अमेरिका पे जो है प्रावधान कड़े लगाए गए हैं। तो ये इनका ऐसा मानना है, इन कारणों से ये बाहर गए हैं। अब देखिए, पेरिस समझौते पे इसका प्रभाव क्या पड़ने वाला है। एक तो ये है कि अमेरिका अब इसमें बिग ब्रदर की भूमिका तो वैसे ही नहीं पाता है, इतनी सारी फंडिंग वगैरह होती है यूएस के द्वारा, तो वो सब जब बाहर हो गया तो वो सब मिलना मुश्किल हो जाएगा। यानी कि एक तरह से अब जो है टारगेट को अचीव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, फंड की प्रॉब्लम आ जाएगी। दूसरा है, जब अमेरिका जैसे इतना बड़ा देश अगर बाहर चला जाएगा तो दूसरे देश भी इसमें बाहर जाने से बिल्कुल कोताही नहीं बरतेंगे, वो आसानी से बाहर निकलने की पूरी कोशिश करेंगे। उसके बाद जो जिम्मेदारी होगी वो छोटे देशों पे आ जाएगी और उनसे तो ज़्यादा कुछ होना नहीं है, ना किसी देश को दबाव में लगा सकते हैं। और दूसरा मेजर चेंजेस इसमें अब आ गया है कि चाइना और यूरोपियन यूनियन इसमें जो है टॉप हो गए हैं, वो सबसे ज़्यादा जो है अब लीड करने के लिए आगे आएंगे। इंडिया की प्रॉब्लम्स जो है और बढ़ने वाली हैं, क्योंकि मेनली यूरोपियन यूनियन भी नहीं तो चाइना इसको लीड करने ही जा रहा है अब। अगला है, जलवायु परिवर्तन पर कुछ सम्मेलन हुए हैं, उनको हम देख लेते हैं। इसमें लक्ष्य रखा गया है कि ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन को है जो कैसे भी करके हमको कम करना है। तो देखिए, पहला जो हुआ था वो हुआ था क्योटो प्रोटोकॉल, और ये हुआ है, इसमें याद रखिए 1997 में। इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि ये पहला ऐसा सम्मेलन मतलब समझौता हुआ था देशों के बीच में जो कानूनी रूप से बाध्यकारी बनाता था। जो देश समझौता करता था उनको कानूनी रूप से बाध्य बनाता था, ये इस तरह का समझौता था। और ये अपने आप में एक पहला ऐसा समझौता था जो बाध्यकारी था। ठीक है, इंपॉर्टेंस ये है कि ये बाध्यकारी था। अगला हुआ नूशा दुआ में जो हुआ था, बाली में हुआ था COP13, वो हुआ था 2007 में। इसके 10 साल के बाद जो है, क्योंकि क्योटो प्रोटोकॉल की जो है सीमा खत्म होने वाली थी, तो 2007 में आगे की रणनीति क्या हो। ठीक है, तो 1997 के बाद 10 सालों में उन्होंने बनाया कि आगे की रणनीति क्या हो, तो आगे की रणनीति बनाने के लिए इसको जो है ये सम्मेलन हुआ था। उसके बाद अगला इम्पोर्टेंट जो है कोपेनहेगन शिखर सम्मेलन था जो हुआ था 2009 में। और इसमें इम्पोर्टेंस इसकी इतनी है कि इस जो ये सम्मेलन हुआ था तो ये गैर बाध्यकारी था। यहाँ इंपॉर्टेंस देखिए, ये है जो क्योटो प्रोटोकॉल था वो बाध्यकारी था और ये जो समझौता हुआ था वो गैर बाध्यकारी था। ठीक है, ये डिफरेंस इन दोनों में। अगला इम्पॉर्टेंट है कानकुन सम्मेलन हुआ था मैक्सिको में। तो इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि ये हुआ था 2010 में और यहाँ पर जो ग्रीन क्लाइमेट फंड था ये बनाया गया है। देखिए, ग्रीन क्लाइमेट फंड का पूछा था मुख्यालय कहाँ है, तो पहले इंपॉर्टेंट ये है, ग्रीन क्लाइमेट फंड जो बनाया गया था वो बनाया गया था 2010 में और इसका जो मुख्यालय है वो साउथ कोरिया में है। ठीक है, यूपीएससी तो इसके ऊपर क्वेश्चन एक बार पूछ चुका है कि इसका मुख्यालय कहाँ है, तो याद रखिए साउथ कोरिया में इसका मुख्यालय है और 2010 में ये बना था। इसी सम्मेलन में जो है इसको बनाने के लिए जो है प्रस्ताव पारित किया गया था। अगला जो इम्पोर्टेंट है डरबन सम्मेलन है, 2011 में हुआ था और कृषि को जलवायु के अंतर्गत, जो क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत जो है जलवायु कृषि को लेके आया गया था, तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट है। दोहा जो हुआ था COP18 2012 में ये फेल हो गया था। ठीक है, इसमें इस देशों के बीच में इस सहमति नहीं बन पाई थी। अगला जो फाइनली ये जो हुआ था पेरिस जो COP21 हुआ था, तो इस पर जो है क्योटो में माना जाता है क्योटो प्रोटोकॉल के बाद में दूसरा ऐसा समझौता था जिसमें देशों के बीच में जो है सहमति बन पाई थी। लेकिन क्योटो से और इसमें फिर से जो डिफरेंस था वो यही था, ये भी अबाध्यकारी था। ठीक है, बाध्यकारी ये नहीं था। और दूसरा है, इसकी सबसे स्पेशलिटी ये है इस पेरिस समझौते की कि इसमें जो है विकसित देश और विकासशील देश, ठीक है, दोनों पर पूरे हद से कोशिश की गई है कि दोनों पर जो है समान जो है भार डाला जाए कि आप भाई कितना कम करेंगे, आप बताएंगे। ठीक है, तो स्पेशल पहले ऐसा होता था कि विकासशील देशों को जो है छूट दी जाती थी और जो विकसित देश हैं उनके ऊपर जो है कुछ
रोक टोक लगाई जाती थी या उन पर ज़्यादा बर्डन डाला जाता था। लेकिन पेरिस समझौते में ये किया गया कि दोनों पर बर्डन जो था समान डाला जाए, दोनों को जो है जितना टारगेट दिया जाए वो लगभग बराबर ही दिया जाए। ठीक है, तो ये डिफरेंस था क्योटो में और जो है पेरिस समझौते में। अगला है राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा प्रणाली 2000 जो साइबर सुरक्षा जो नीति आई थी हमारी, वो आई थी 2013 में। इम्पॉर्टेंट है इसलिए जो रेंसम वायरस इस टाइम फैल रहा है, तो मे भी पूछा जा सकता है कि भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा जो नीति आई थी कब आई थी, तो ये 2013 में आई थी। अल्रोसा एक हीरा कंपनी है रूस की, में भी पूछा सकता है कि अल्रोसा कंपनी हीरा कंपनी किस देश से है, रूस से है। भारत और भारत की जो माणिक एक करके एक गवर्नमेंट का ही एक इंस्टीट्यूशन है, उसके बीच में और अल्रोसा के बीच में जो है कुछ समझौता हुआ है, प्राइम मिनिस्टर जब रशिया गए थे अभी। और ये भी पूछा जा सकता है कुंडकुलम जो परमाणु संयंत्र भारत ने किस देश की सहायता से बनाया है, तो ये रूस की सहायता से है। चलिए अगला देखते हैं। टेली लॉ एक प्रणाली है, टेली यहाँ पे टेली और लॉ का तो वहीं से ये कानून के लिए आ रहा है निकल के। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब परिवारों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सहायता से कानूनी जो है मदद देना है गवर्नमेंट का, ऐसा ये जो है एक पोर्टल गवर्नमेंट ने बनाया है, टेली लॉ। ठीक है, तो इसको कौन चला रहा है? इसको चला रहा है लॉ मिनिस्ट्री और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड जो है इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग वाली मिनिस्ट्री जो है, ये दोनों मिनिस्ट्री इसको जो है मिलकर चला रही हैं टेली लॉ जो है पोर्टल को। इससे आगे भी एक चीज़ देख सकते हैं, नालसा जो है राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण बनाया गया था 1987 में, और इसके अंतर्गत क्या चीज़ें थी? कमज़ोर वर्गों को विधिक सहायता प्राप्त कराना, और इनके अंदर किसको लिया जाता है? जिनकी आय 1 लाख रुपए से कम है। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई फंसता होगा, सरकार के ऐसे काम ही रहते हैं उल्टे सीधे जिसमें कोई ना फंसे। इसमें कौन फंसेगा? इसमें फंसेंगे ज़्यादातर तो वो क्षेत्र जहाँ पर मतलब लाइट भी न जाती हो, ठीक है, या ट्रांसपोर्टेशन साधन भी ना हो। एक दूसरा कौन से एरियाज जो जनजाति वाले एरियाज होते हैं, उनको नहीं पता बाहरी दुनिया में क्या हो रहा है, तो ऐसे जो मुझे लग रहा है जिनके ऊपर कभी केस का मतलब ही नहीं बनता, तो ऐसे लोग ही हो सकता है फंस सकते हैं, वरना सरकार ने अपने पैसे बचाने का खूब काम किया है। तो नालसा में यही बनाया गया है कि 1 लाख रुपए तक जिनकी आय है उनको लिया जाएगा, और 1 लाख से ऊपर जिनकी है उनको नहीं लिया जाएगा। और उसके बाद में ये बना था 1987 में, इतना आप याद रखिए। स्टार्टअप संशोधन जो है किया गया है, इसमें DIPP जो डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन बोर्ड है, उसने एक कुछ चेंजेस किए हैं। पहले ये था कि ऐसी जो कोई कंपनी है, जो इकाई है जो पंजीकृत की गई है 5 साल पहले, तो उसको जो है ये स्टार्टअप के अंतर्गत मानते थे, लेकिन अब ये 5 साल हटा के अब इसको 7 साल कर दिया गया है। ठीक है, मतलब 7 साल जब से ये जो स्टार्टअप की नीति आई थी उसमें माना है कि जो पुरानी कोई इकाई है उसने 7 साल उसको अभी नहीं हुए हैं पूरे, तब उसको जो है स्टार्टअप ही माना जाएगा। ठीक है, और 7 साल से ऊपर हो गए तो स्टार्टअप के जो फायदे उसको मिलने होंगे वो नहीं मिलेंगे। और क्योंकि इसमें देखिए जो छूट मिलती है वो 25 करोड़ तक जो है इसमें छूट है। तो मतलब अगर कोई कंपनी है, अगर इकाई इस तरह की है स्टार्टअप के अंतर्गत, अगर वो 25 करोड़ रुपया जो है कमा रही है, तो कुछ में भी कुछ जो है छूट वगैरह मिलती होगी सरकार की तरफ से, तो वो उसको मिलेगी। पहले ये 5 साल था, अब ये बढ़ा के 2 साल और आगे कर दिया है, तो इसको 7 साल कर दिया है। देखिए DIPP यानी डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री पॉलिसी एंड प्रमोशन जो है करता क्या है? देखिए ये बनाया गया था 1995 में, और इसको जो काम दिया गया है वो दिया गया है औद्योगिक विकास नीति का निर्माण करना, FDI का नीति निर्माण। ठीक है, तो इसमें इस FIPV और ये DIPP के बारे में मैं और विस्तार से आगे बताऊंगा। फिलहाल अभी देख लीजिए कि FDI के नीति निर्माण के बारे में भी इसके सुझाव आते हैं, और उद्योगों में विदेशी टेक्नोलॉजी को यूज़ करना है उसमें भी, और IPR इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में भी इसका पूरा योगदान होता है देने में। अगला है तेल का जो निर्धारण है उसके ऊपर है डायनेमिक फ्यूल प्राइसिंग पॉलिसी जो है गवर्नमेंट ने 16 जून से जो है इसको शुरू कर दिया है, लागू है देश में 16 जून से। अब पहले देखिए 2 चेंजेस हुए थे, पहले कि 2010 से पेट्रोल की कीमत पर और 2014 से डीजल की कीमत पर सरकार ने अपने नियंत्रण से इसको मुक्त कर दिया था। अब जो डायनेमिक फ्यूल प्राइसिंग पॉलिसी है इसके अंतर्गत सुबह से 6 बजे से लेके जो है अगले सुबह 6 बजे तक जो है जो डिसाइड होता है प्राइस, वो कंपनी डिसाइड करती है। इसका फ़ायदा क्या है? गवर्नमेंट पे बर्डन पड़ना बंद हो गया है, क्योंकि राजनीतिक दबाव होता था कि सरकार ने मान लीजिए 2 रुपये बढ़ाया 3 रुपये, तो जनता ये बोलती थी सरकार ने 2 रुपया 3 रुपया तेल के ऊपर बढ़ा दिया, तो इस चीज़ से जो है एकदम निजात मिल गया है। दूसरा है कंपनी घाटा, जब कंपनियों को घाटा होता था, जैसे आप चीनी मिल को दे सकते हैं, जब मतलब कहीं भी ना मिले या
तो सरकार क्या करती थी, उनको जो है पैसे देती थी भाई। तो इस तरह के सरकार को क्या होता था, बॉन्ड जारी करना पड़ता था, क्योंकि भाई तेल की जरूरत तो थी, कंपनी अगर डूब जाएगी तो देश में हाहाकार मचेगा, तो सरकार को जो है बॉन्ड जारी करना पड़ता था, ठीक है। तो कंपनियों को घाटा होता था, तो जाहिर सी बात आप बॉन्ड जारी करोगे, तो सरकार जो है अब इन सारी चीज़ों से भी बच गई, उनका कोई लेना देना नहीं है, अब कंपनी जाने, कंपनी का काम जाने। अगला है एकदम से जो है पैसे, अब देखिए पर डे आज सुबह 6 बजे से मान लीजिए कल सुबह 6 बजे तक प्राइस जो है एक ही चलेगा, अगले दिन फिर डिसाइड किया जाएगा सभी कंपनियों के द्वारा मिलकर, जो तीनों कंपनी हैं हमारी, उनके बड़ी कंपनियां। तो अब क्या होगा कि प्राइस एकदम से नहीं बढ़ेगा, क्योंकि हर दिन तो चेंज होना है, तो वो अपने हिसाब से जो भी बढ़ेगा कुछ पैसे में करके चेंज घटता बढ़ता रहेगा, ज़्यादा मेजर चेंजेस नहीं होंगे। अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि इसकी रिकमेंडेशन कहाँ से आई, तो याद रखिए रंगराजन समिति बनी थी 2014 में, ठीक है, उसने ये रिकमेंडेशन दी थी। और इससे बहुत पहले कांग्रेस के टाइम में रंगराजन समिति बनी थी, लेकिन कांग्रेस ये नहीं कर पाई, और जो है मोदी गवर्नमेंट जब आई थी तब उन्होंने इसको चेंज किया, ठीक है, एक बात। दूसरा ये बात नहीं है, डायनेमिक फ्यूल पॉलिसी की जो पॉलिसी की बात आज नहीं है, अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे तब इस तरह का एक प्रस्ताव आया था, लेकिन तब भी उसको पास नहीं किया गया। तो रंगराजन समिति भी ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद रखिए। अब बात करते हैं जीएसटी के ऊपर। तो देखिए देश में 1 जुलाई 2016 से जीएसटी जो है, तो सॉरी 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू हो गया है, और जीएसटी को एक गंतव्य आधारित कर भी माना जाता है, क्योंकि ये जो है मान लीजिए कोई भी वही वस्तु का जो है निर्माण हुआ, वो हुआ गुजरात से, गुजरात के बाद वो दिल्ली आई, कहीं होके वो पहुंच गई फाइनली उत्तर प्रदेश में किसी उपभोक्ता ने उसको खरीदा, उसके बाद जो सारा का सारा टैक्स वहन होगा वो उसी उपभोक्ता से ही होगा। तो जो है निर्माण हुआ था कहाँ, गुजरात में, और टैक्स कलेक्शन कहाँ पे हुआ, यूपी में जाके। तो इसको एक तरह से गंतव्य आधारित कर जो है बोला जा रहा है। जीएसटी से बाहर देखो जो चीज़ें हैं वो हैं शराब वो जो इंसान पीता है, मानव पीता है, ठीक है। दूसरा पेट्रोलियम में सभी तरह के पेट्रोलियम, हाई स्पीड, लो स्पीड, जितना भी है सारा का तरह का, जो गाड़ी में पड़े, जो प्लेन में पड़े, सारा का सारा पेट्रोलियम इसके अंतर्गत है, ठीक है। उसके बाद प्राकृतिक गैस, ठीक है। 3 जो है जीएसटी के उससे बाहर हैं। और जीएसटी परिषद का तो मेन जो है अध्यक्ष होगा, चेयरपर्सन होगा, वो तो जानते हैं, केंद्रीय जो वित्त मंत्री होगा वो इसका हेड होगा, ठीक है। एक म्युनिसिपल बॉन्ड जो है जारी किया है पुणे की म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने, और जो अभी हाल ही में मतलब जो पहला बना है तो वो पुणे बना है, याद रखिए इसको, इंपॉर्टेंट है। उदय कोटक एक कमेटी बनाई गई है, सेबी ने कॉर्पोरेट प्रशासन पर जो है एक कमेटी गठित की है, उसका नाम है उदय कोटक समिति, ठीक है। तो सेबी के बारे में याद रखिए, सेबी की स्थापना हुई थी 1988 में, और इसको विधिक दर्जा दिया था 92 में। मेनली ये 92 वाला ऑप्शन ज़्यादा आता है। अगला है एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक जो है AIIB, इसका जो मुख्यालय है याद रखिए बीजिंग में इसका मुख्यालय है। और इंडिया को अभी $150 मिलियन की इक्विटी निवेश जो है भारतीय अवसंरचना विकास कोष में जो है मिला है इसकी तरफ से। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2017 आ गई है। अंकटाड इसको निकालता है, जिसकी स्थापना हुई थी 1964 में, मुख्यालय है इसका जेनेवा में, ठीक है। तो इसको ये इंपॉर्टेंट है कि कौन निकालता है वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, तो अंकटाड निकालता है। और इसमें इसने बताया है कि जो FDI भारत में आया है 2016 में, उसमें 1% की जो वृद्धि हुई है पिछले सालों के हिसाब से, और भारत में जो FDI आया है वो $44 अरब का आया है, ठीक है। $44 अरब का FDI भारत में आया 2016 में। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2017 जारी हुआ। इसमें इनोवेशन में भारत की जो रैंक है पहले से सुधरी है, पहले 66 थी, इस साल जो है 2017 में भारत को 60 रैंक मिली है, और स्विट्जरलैंड जो है इसमें नंबर 1 है। अगला है ग्लोबल रिटेल डेवलपमेंट इंडेक्स 2017 में, तो भारत को जो है नंबर 1 बनाया गया है, और जो चाइना है वो नंबर 2 है। डिजिटल गांव बनाएगा विजया बैंक जो है 100 डिजिटल विलेज जो है उनका निर्माण करेगा। तो मैं भी पूछ सकता है डिजिटल जो विलेज है वो कौन सा बैंक बना रहा है, तो याद रखिए विजया बैंक, कर्नाटक का बैंक है ये। भारत को सर्वाधिक रेमिटेंस मतलब देखिए जो बाहरी इंडियंस जो बाहर जाते हैं वो अपने परिवार के लिए जो पैसा भेजते हैं वो दुनिया में सर्वाधिक जो है भारतीय करते हैं, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं भारत जो है, जो लोग बाहर जाते हैं इंडिया से, वो भारत जो पैसा भेजते हैं $62.7 अरब, ठीक है। करीब $62.5 अरब जो है भेजते हैं इंडियंस पैसा। दूसरे नंबर पैसे करने वाले चाइनीज़ हैं जो $61 अरब जो है भेजते हैं। रत्नागिरी रिफाइनरी का निर्माण महाराष्ट्र में किया गया है। ये दुनिया की सबसे बड़ी जो है रिफाइनरी होगी,
और अब तक भारत की सबसे बड़ी रिफाइनरी जो है जामनगर में है, जो रिलायंस की है, तो याद रखिए इसको। और जो हमारी जो पेट्रोलियम कंपनियां हैं, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम, तो इनके भी समझौता हुआ है। तीनों मिलके जो है रत्नागिरी रिफाइनरी को का निर्माण कर रही हैं महाराष्ट्र में, ठीक है। तो इसमें जो भागीदारी होगी आईओसी यानी इंडियन कॉरपोरेशन की जो भागीदारी है वो 50%, एचपी की 25% और भारत पेट्रोलियम की 25% है। विश्व बैंक ने भारत की वृद्धि दर जो है बता दी है। उसमें उन्हें बताया कि 2017 में जो इंडिया की वृद्धि दर रहेगी वो रहेगी 7.2, जो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है। उसके बाद 2018 में ये हो जाएगी 7.5 और उसके बाद 2019 में हो जाएगी 7.7। ये आपको बढ़ता इफेक्ट इसलिए क्योंकि इंडियन इकोनॉमी में 2002 सालों में इंडियन इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुआ है। लाइक दैट अगर आप नोटबंदी को माने तो बहुत ज़्यादा काले धन को जो है रोक मिली है। ऊपर से हमारे यहाँ जो एफडीआई आने का जो अभी मैं और आपको विस्तार से बताऊंगा एफडीआई के बारे में। एफडीआई का जो प्रवाह है लगातार दुनिया में हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा जो है बढ़ने की कगार पर है। देखिए दुनिया में सबसे ज़्यादा आता है ऐसा नहीं है, लेकिन जो मात्रा से जो पिछले साल के हिसाब से जो सबसे बढ़ रहा है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा है। बिकॉज हम जितने बैरियर एफडीआई के लगा रखे हैं वो लगातार हटाते चले जा रहे हैं, आसान करते जा रहे हैं, ठीक है। तो विश्व बैंक का ये अनुमान है कि इस तरह से जो है बढ़ने वाली है इकोनॉमी। कलादान प्रोजेक्ट जो है वो याद रखिए, इसमें कलादान प्रोजेक्ट में जो है समुद्र, नदी, सड़क तीनों परिवहन का जो है यूज़ किया जाएगा। और कलादान प्रोजेक्ट को बनाने का मेन ये है कि पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं हमारे, हम किसी पड़ोसी देश में होकर वहाँ आसानी से जल्दी पहुँच सकते हैं। जैसे लाइक दैट मान लीजिए अगर कलकत्ता से आपको मिज़ोरम जाना है तो आपको मेरे ख्याल से करीब लगे जाएगा 7 से 8 दिन, ठीक है। जो अब अगर आप जो अब वैसे अगर कलादान प्रोजेक्ट से अगर हम म्यांमार के होते हुए अगर हम मिजोरम जाएं तो हमको 550 किलोमीटर का रन करना पड़ेगा, जो आसानी से हम 2 या 3 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह की समस्या से निपटने के लिए कलादान प्रोजेक्ट जो है कलकत्ता से शुरू होके सितवे बंदर का है म्यांमार का, वहाँ से होकर के कलादान नदी के थ्रू जो है मिजोरम पहुँचा जा सकता है आसानी से। तो याद रखिए पहले समुद्र से जो है हम कलकत्ता से होते हुए सितवे बंदरगाह पहुँचे, उसके बाद हमने कलादान रिवर का यूज़ किया नदी से, और बाई सड़क जो है फिर हम मिजोरम पहुँच जाएंगे। तो कलादान प्रोजेक्ट ये है पूरा। संघाई सहयोग संगठन, ठीक है, इसका पार्ट जो है इंडिया बन गया, इसका सदस्य बन गया इंडिया। 2001 में इसकी स्थापना हुई थी संघाई सहयोग संगठन की, और इसमें अब जो है 8 सदस्य हो गए हैं। अस्ताना यानी कजाकिस्तान की राजधानी है अस्ताना, वहाँ पर इसकी 2017 की बैठक हुई। भारत एक पूर्ण सदस्य के रूप में पहली बार इसमें शामिल हुआ है, और भारत के साथ पाकिस्तान भी इसका सदस्य अब बन गया है। देखिए याद रखिए 5 देश जो हैं जो यूएसएसआर के पार्ट थे, कजाकिस्तान और जो किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान, तो उन सब में जो है सिर्फ तुर्कमेनिस्तान एक ऐसा देश है जो ना 2001 में इसका मेंबर था ना आज तक इसका मेंबर है। तो याद रखिए कभी भी ऑप्शन आएगा संघाई सहयोग संगठन में पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सदस्य नहीं है, तो याद रखिए तुर्कमेनिस्तान इसका सदस्य नहीं है, ठीक है। बंद दरवाज़ा अभियान, देखिए बंद दरवाज़ा अभियान की शुरुआत हुई है 30 मई 2017 से। महाराष्ट्र से इसकी शुरुआत की गई है। अमिताभ बच्चन को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, और इस योजना में जो है अभियान में फंडिंग कर रहा है विश्व बैंक। देखिए दरवाज़ा बंद अभियान की जरूरत क्यों पड़ी? पहले तो ये स्वच्छता से, वही जो खुले में शौच ना करें उससे संबंधित है। इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ी? हम पहले भी तो स्वच्छ भारत मिशन इसके लिए चला रहे हैं। देखिए डिफरेंस है स्वच्छ भारत मिशन और बंद दरवाज़ा अभियान में। बंद दरवाज़ा अभियान गवर्नमेंट ने ऐसे जारी किया है कि कुछ लोग के यहाँ हमने गवर्नमेंट ने जब बाथरूम बनवा दिए हैं तब आप उनका यूज़ क्यों नहीं करते, आप बाहर क्यों जाते हैं। तो इस तरह की जो है जागरूकता लोगों के अंदर जाना कि भाई जब घर पे बाथरूम है तो बाहर आपको नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह की जो समस्या हो रही हैं उनसे निजात पाने के लिए जो है बंद दरवाज़ा अभियान चलाया गया है। अगर बात करें स्वच्छ भारत मिशन की, तो देखिए स्वच्छ भारत मिशन 2 भागों में बटा हुआ है, एक तो ग्रामीण और दूसरा है शहरी। ग्रामीण स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण को जो चला रहा है वो पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिए पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय स्वच्छ भारत मिशन को चला रहा है। वहीं पर स्वच्छ भारत मिशन शहरी जो चला रहा है वो शहरी विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो दोनों अलग हैं। ब्याज सहायता योजना जो है चालू हुई थी 2006 और 2007 में। छोटी अवधि के फसल ऋण लेने के लिए अगर 3 लाख रुपए तक का अगर आप जो है ऋण लेंगे तो 1 वर्ष के लिए आपको जो है 4% के रेट पे जो ब्याज पर जो है दिया जाएगा। इसको जो चला रहे हैं नाबार्ड और आरबीआई ने दोनों मिलकर इसको चला रहे हैं,
और अगर आपने फिर कर मतलब इस पे ब्याज अगर 1 साल के अंदर इसकी आपने अदायगी नहीं करी तो आपको 7% ब्याज जो है देना पड़ेगा। तो मेनली यही है ये कि 3 लाख रुपए तो 1 वर्ष के लिए जो है 4% ब्याज पे दिया जाएगा। सिक्किम में अभी थोड़ा सा लिम्बो तमांग के बीच में जो है वहाँ पर आरक्षण के बीच में तेज हो गई थी मांग। तो याद रखिए लिम्बो और तमांग जो है वो सिक्किम की जनजातियाँ हैं। उसके साथ में और भी हैं मुर्मी, रई और कामी, ठीक है। भूटिया जो है वहाँ पर बहुत अच्छी संख्या में है और लोशांग त्योहार जो है जो मनाया जाता है वो भूटिया जनजाति द्वारा ही मनाया जाता है। लेपचा वहाँ की मुख्य जनजाति है। बज्र विजिटिंग एडवांस जॉइंट रिसर्च जो है वो किससे संबंधित है? तो याद रखिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी से ये अभियान जो है संबंधित है। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्टी कोड 2016 आया था और इसमें पहले देखिए क्या होता है कि बाहरी देशों में हमने देखा था विजय माल्या का केस निकल के आता है, जो डिफ़ॉल्टर्स होते हैं पैसा मार के भाग जाते हैं और उनका जो केस है सालों साल चलता रहता है। अब तक बैंक्रप्टी के जो भी केसेस वगैरह आते थे उनमें क्या होता था 3.5 से 4 साल तक केस चलता था। लेकिन गवर्नमेंट ने जब ये इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्टी कोड 2016 जब इसको जो है जारी किया तब उसने कहा था कि कोई भी केस इस तरह का इसके अंडर में आएगा तो उसको सॉल्व करना 180 दिन में एक मस्ट है, ठीक है। याद रखिए 180 दिन के अंदर उसका निर्धारण करना ही पड़ेगा। तो ये डेज इंपॉर्टेंट है, मेनली पूछा जा सकता है। अगला है स्मार्ट सिटी से संबंधित। तो देखिए स्मार्ट सिटी में 30 नए शहरों को जो है डाल दिया गया है और अब जो संख्या हो गई है टोटल वो हो गई 90। गवर्नमेंट को इसकी योजना के अंतर्गत करने हैं कितने? 100, ठीक है। 100 बनाने हैं और 90 जो है काउंट कर लिए गए हैं, 30 ऐड किए गए हैं। 30 ऐड में जो नंबर 1 है वो है तिरुवनंतपुरम और यूपी में जो 3 लिए गए हैं झांसी, अलीगढ़ और इलाहाबाद को इसमें लिया गया है। अब मेन बात करते हैं भाई स्मार्ट सिटी का जो मेन एलिमेंट्स क्या हैं, ठीक है। ये लोग जो है किस चीज़ पर ज़्यादा जोर देते हैं? तो याद देखिए ये जो देते हैं पानी पर, पानी मतलब स्वच्छ पानी, पानी का जो है निकास वगैरह इन सारी चीज़ों पर ध्यान दिया जाता है। दूसरा है विद्युत आपूर्ति, भाई इलेक्ट्रिसिटी का क्या है, उसका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की जो है क्या व्यवस्था है, कितनी स्वच्छता है उसमें, और उसका ट्रांसपोर्टेशन को ध्यान दिया जाता है। किफ़ायती आवास रेजिडेंट्स के लिए भी ध्यान देते हैं। सुशासन मतलब वहाँ पर जो है ई गवर्नेंस कितना वर्क कर रहा है, और उसके बाद इन्वायरमेंट, हेल्थ एंड एजुकेशन और नागरिक सुरक्षा। नागरिक सुरक्षा में कौन? बच्चे, बुजुर्ग और महिला, ठीक है। तो मेन एलिमेंट्स हैं इन सारी चीज़ें जो है स्मार्ट सिटी के अंदर, इनको जो है काउंट किया जाता है। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण कब बना? तो याद रखिए ये बना है 1986 में और नोएडा में इसका मुख्यालय है। नोएडा में मुख्यालय है, 1986 में ये बना है। देश में 5 जलमार्ग हैं, 106 जो हैं प्रस्तावित हैं, टोटल हो जाएंगे अगर इनको मिल जाती है मंजूरी तो 111। भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग जो प्राधिकरण है उसको जो हमारी जहाजरानी मंत्रालय है वो उसके द्वारा जो है फंडिंग की जाती है इन सारी चीज़ों को करने के लिए। दोस्तों अब बात करते हैं FIPB और इसके बारे में। देखिए FIPB बना था 1990 में और इसको जो है अब गवर्नमेंट ने जो है बंद कर दिया है। इसका नाम है फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड। अब तक इसके काम देख ली क्या करता था ये कि 5,000 करोड़ तक का जब FDI आता था, 5,000 करोड़ तक का जब FDI आता था तब FIPB के जो बोर्ड मेंबर थे वो जांच करते थे इसकी कि भाई सही है कैसे, ये सारी चीज़ों को देख के जो है रिकमेंडेशन अपनी गवर्नमेंट को देते थे। गवर्नमेंट को नहीं देते थे, उस डिपार्टमेंट को देते थे जिस डिपार्टमेंट में FDI आया है, फिर उसके बाद गवर्नमेंट देखती थी। तब ये मान लीजिए प्रोसेसर था आराम से 3 से 4 साल लगता था। मतलब इन लोगों का काम था पूरी तरह से लाल फीताशाही जम के थी इसमें कि FDI नहीं आने देना भारत में चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन अब जब बात होती थी 5,000 करोड़ से ऊपर की तब ये चला जाता था जो CCA में, ठीक है, कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स जो है प्राइम मिनिस्टर इसके हेड होते हैं, वहाँ चली जाती थी बात जब होती थी 5,000 करोड़ से ऊपर की। 5,000 करोड़ से जब नीचे की बात होती तो इसको FIPB देखता था। अब FIPB नहीं है, इसको बंद कर दिया गया है। CCA का काम है, आप देख सकते हैं कृषि उत्पाद होते हैं और औद्योगिक लाइसेंस होते हैं, ये सारी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कैबिनेट कमेटी इकोनॉमिक अफेयर्स जो है हमारे देखते हैं। अब देखिए हुआ क्या है, आधे जो मामले हैं वो चले गए हैं DIP,
डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री एंड प्रमोशन ऑफ जो पॉलिसी एंड प्रमोशन बोर्ड, ठीक है, ये 1996 में इसका जो है बना था ये। तो आधे मामले चले गए हैं इसके अंतर्गत अब। और FIPB जो FDI आता था उसमें अब क्या कर दिया गया है, FIPB के को ख़त्म करने के बाद में FDI जब आएगा वो तो डायरेक्ट जाएगा जो डिपार्टमेंट होगा उसमें। मान लीजिए जैसे रेलवेज में आ रहा है या कम्युनिकेशन में आ रहा है या खनन में आ रहा है, तो डायरेक्ट वो डिपार्टमेंट जाएगा सीधे सीधे। FIB बीच में है ही नहीं, डायरेक्ट जो है डिपार्टमेंट चला जाएगा। अगर डिपार्टमेंट जो है उसको मंजूरी, डिपार्टमेंट के लिए अब आवश्यक हो गया है कि वो 60 दिन के अंदर इसको मंजूरी देगा। अगर सही है तो मंजूरी देगा, नहीं तो मना करेगा, मतलब अपना फैसला 60 दिन के अंदर उसको देना पड़ेगा। अगर ये मना कर देता है, डिपार्टमेंट इसको फेल कर देता है कि नहीं भाई तुम्हारे लिए नहीं है, हो सकते हैं कुछ लोग अंदर सेटिंग बना के बैठे हो, तब वो एक अपनी अर्जी जो है DIPP के पास लेके जा सकते हैं। DIPP अगर इस चीज़ को चेक करता है, वो मानता है कि ये चीज़ सही है, तब अगर DIPP ये लिख के दे देता है, तब जो है वही फॉर्म को लेके आपको मिनिस्ट्री जाना पड़ता है, जो मिनिस्ट्री संबंधित है, तब जो है मिनिस्ट्री आपको जो है दे देगी। तो बाई थ्रू आप डायरेक्ट जो है जाना है आपको मिनिस्ट्री, और मिनिस्ट्री से भी नहीं मिलती तो DIPP चले जाइए, लेकिन आपको जो है 100 दिन के अंदर जो है रिजल्ट आपको आसानी से अब मिल जाएगा। ये थोड़ा इसका फ़ायदा हो गया है। कुछ बुक्स हैं उनको देख लेते हैं। ए हॉर्स वॉक इनटू ए वॉर, डेविड ग्रासमैन की ये पुस्तक है, और इसके लिए ये जो है मैन बुकर भी जीते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बुक है इंदिरा गांधी ए लाइफ इन चेंजर, जयराम रमेश ने इस पुस्तक को लिखा है। इंडिया माइट बिकम एन एजुकेशनली फील्ड नेशन, गणेश नारायण देवदास देवी की ये पुस्तक है। द फ्लेमिंग ट्रेसेंस ऑफ द्रौपदी, बीरप्पा मोइली की पुस्तक है। और उसके बाद में अगली इंपॉर्टेंट, बाकी नहीं है, ये इंपॉर्टेंट, द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, अरुंधति राय की ये पुस्तक है, इसको भी आप याद रखिए। दोस्तों अगला है इंटरनेशनल रोड ट्रांसपोर्ट, ठीक है, ये एक जो है एक संगठन है, 1975 में बना था। देखिए अब व्यापार में जब होता है, इंटरनेशनल बॉर्डर्स पे जब व्यापार हम लोग करते हैं, तब अगर इसका हमारे पास जो है इसकी संस्था हमारे पास होती है तो कुछ चीज़ों में हमको बहुत ज़्यादा छूट मिलती है। इंडिया इससे पहले ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं करता था, लेकिन जैसे टाइम के साथ में अब इंडिया के पास भी एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा होने लगा है, तब इंडिया को जरूरत पड़ी इंटरनेशनल रोड और ट्रांसपोर्ट के मेंबर बनने की। तो इंडिया इसका 71 या 71वां जो है सदस्य इसका बन गया है, और इसका जो सारा जो लागू होने वाला है वो दिसंबर 2017 से लागू हो जाएगा। वर्ल्ड में जो है इंटरनेशनल रोड ट्रांसपोर्ट में भारत जो है अब शामिल हो गया है, तो व्यापार में जो है इससे हमें थोड़ी सुगमता मिलेगी। तो याद रखिए इसका जो है संगठन का मेंबर भारत बना है 71वां। विश्व शांति सूचकांक जारी हुआ है, टोटल देशों की संख्या थी 163, भारत को रैंक मिला है इसको 137, और आइसलैंड जो है सबसे शांत और सीरिया सबसे अशांत देश जो है घोषित किया गया है। पनामा चाइनीज के बीच में जो एक समझौता हुआ है, पनामा ने क्या किया, ताइवान के साथ अपने राजनीतिक संबंधों को तोड़ दिया है, और इस चीज़ में जो है नाराज हो गए ताइवान ने, जो भी है अपने पनामा के साथ संबंध तोड़ दिए। उसकी वजह ये थी क्योंकि पनामा ने चाइना की वन चाइना पॉलिसी है उसका समर्थन किया है, और ताइवान के साथ अपने संबंधों को तोड़ लिया है। UN ट्रस्ट फंड में भारत ने $1 लाख जो है स्वैच्छिक दान दिया है, और भारत ऐसे करने वाला पहला देश है। साइंस में देखते हैं GSLV Mark 3 1D जो है छोड़ा गया है, और इसका जो सैटेलाइट का नाम था वो GSAT-19 है, और ये छोड़ा गया है 5 जून 2017 को श्रीहरिकोटा से, और ये अब तक का भारत का सबसे भारी जो है सैटेलाइट है, 640 टन का। अगला है इंपॉर्टेंट PSLV C-38, इस जो है इससे छोड़ा गया है कार्टोसैट 2 को, और ये छोड़ा गया है 23 जून 2017 को, श्रीहरिकोटा से ही छोड़ा गया। इसमें 2 भारतीय और 29 विदेशी सैटेलाइट्स हैं, टोटल इसमें 31 हैं। रोसा नासा के द्वारा बनाया गया एक सौर पैनल है, जो अंतरिक्ष में जो है एनर्जी के लिए बनाया है नासा ने। चांग E4 चीन का एक चांद मिशन है। GSAT-17 जो है वो 29 जून को छोड़ा गया है, कहाँ से, फ्रेंच गुयाना से, एरियन 5VA 238 रॉकेट से इसको छोड़ा गया है। याद रखिए यहाँ पर फ्रेंच गुयाना से छोड़ने का हमारा रीज़न सबसे ज़्यादा यही है कि दूरी और भार की वजह से हमें फ्रेंच गुयाना जाना पड़ता है। तो GSAT-17 जो है 29 जून को छोड़ा गया। वर्चुअल ट्रैक पर चलने वाली ट्रेन का जो है निर्माण किया है चीन ने,
ऑटोमेटिक कोस्टल वार्निंग सिस्टम जो है उड़ीसा ऐसा करने वाला पहला राज्य है। ठीक है, तो उड़ीसा ने अपने तट पर जो है ऑटोमेटिक कोस्टल वार्निंग सिस्टम लगा रखा है, जहां पर प्राकृतिक जो आपदा आती हैं, कुछ मौसम में परिवर्तन होगा तो अपने जो कोस्टल एरियाज के लोगों तक अपनी जो वार्निंग को आसानी से पहुंचा सकेगा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जो बना था 1974 में, और एक सांविधिक संगठन है, ये भी हाईलाइट में बहुत ज़्यादा है। देखिए, सबसे पहले सरकार ने क्या किया कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को बनाया गया 1974 में, फिर उसके बाद जल प्रदूषण अधिनियम लाया गया 1974 में, और जो है केंद्रीय प्रदूषण को जो है पावर दे दी गई कि वो जल प्रदूषण के ऊपर जो कानून बने हैं उनकी वो सुरक्षा करे। उसके बाद 1981 में वायु प्रदूषण जो है बना दिया, उसको भी उसके अंडर डाल दिया कि आप इसकी भी सुरक्षा करिए। उसके बाद में पर्यावरण संरक्षण 1986 में बनाया गया, और इसमें बताया गया कि जो पर्यावरण संरक्षण 1986 में अधिनियम हम जो लेके आ रहे हैं, इसके अंतर्गत जो हमने प्रावधान किए हैं आप उनमें जो है हेल्प कीजिए। ठीक है, आपदा जोखिम पर जो है सम्मेलन हुआ है मैक्सिको के कानकुन में, और इसमें वही है जोखिम न्यूनीकरण के वैश्विक सम्मेलन ये किया गया है, तो याद रखिए मैक्सिको के कानकुन में हुआ है। एक तो ये है, दूसरा इंपॉर्टेंट है सेंदाई फ्रेमवर्क पूछा था, तो याद रखिए सेंदाई फ्रेमवर्क जो है वो आपदा जोखिम के न्यूनीकरण से संबंधित ही है। वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल जो है ये इसकी स्थापना हुई थी 1922 में। ये पर्यावरण और पर्यावरण को और मतलब पर्सन्स को जोड़ने वाला एक बहुत पुराना एक संगठन है। इसने हाल ही में गोवा में 3 हॉटस्पॉट जो है घोषित किए हैं। अब देखते हैं सुरक्षा के ऊपर, तो संयुक्त राष्ट्र आतंकवाद निरोध कार्यालय जो है एक बनाया गया है, और उसके हेड बनाए गए हैं व्लादिमीर बाराकोव को। तो इनका नाम पूछा जा सकता है कि संयुक्त राष्ट्र आतंकवाद निरोध कार्यालय के जो है हेड किसको बनाया गया, व्लादिमीर बाराकोव को जो है इसका हेड बनाया गया। रशियन है एक। रटलैंड द्वीप है दक्षिणी अंडमान का, और यहाँ पर जो है हमारे जो मिनिस्ट्री है उन्होंने छूट दे दी है डीआरडीओ को लंबी दूरी के मिसाइल परीक्षण करने के लिए। तो याद रखिए अब तक क्या होता था, जो चांदीपुर है वहाँ से हमारी जो है मिसाइल्स का परीक्षण किया जाता था। ठीक है, और रॉकेट जो लॉन्च होते हैं, हमारे जो उपग्रह छोड़े जाते हैं वो छोड़े जाते हैं श्रीहरिकोटा से। तो अब रटलैंड द्वीप से भी हम लंबी दूरी की मिसाइल का परीक्षण अब किया करेंगे। ऑक्सीडेक्स जो बोला जाता है, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच नौसैनिक जो है अभ्यास हुआ है, और ये हुआ है ऑस्ट्रेलिया में। F-60 अमेरिका, और F-60 का निर्माण जो है अमेरिका की एक लॉकहीड मार्टिन कंपनी है, और उसके साथ में टाटा कंपनी है, उन दोनों ने मिलकर जो है F-16 का निर्माण किया है। 7 में प्रोग्राम है, 7 कार्यक्रम जो है चलाया गया है। इसमें सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल, ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है, और इस कार्यक्रम का लक्ष्य है कि शिक्षा स्वास्थ्य के क्षेत्र में गुणात्मक परिवर्तन लाना। क्राई चाइल्ड एंड राइट एंड यू, चाइल्ड राइट्स एंड यू जो है एक संगठन है। इसने बताया कि यूपी में सबसे ज़्यादा जो है बच्चों को लगाया जाता है इस तरह के कामों में, उसके बाद बिहार में, और उसके बाद में जो है महाराष्ट्र का नंबर आता है। अगला देखिए इंपॉर्टेंट है पेटेंट अधिनियम में। तो पेटेंट अधिनियम आया था 1970 में, और इसमें हुआ था कि नवीन जो है कोई भी चीज़ अगर आप जो है ईजाद कर रहे हैं नई, ठीक है, तो उसके लिए आपको दिया जाता है पेटेंट अधिनियम, और इसके ये इंपॉर्टेंट है, आया था 1970 में। जैसे मान लीजिए आप बिजली का कोई बल्ब बना रहे हैं या CFL का आपने निर्माण किया है, ठीक है, और ये आपको मिलता है 20 साल के लिए। अगला है कॉपीराइट अधिनियम 1957 में आया था, और इसका इंपॉर्टेंस ये है कि ये मौलिकता जो है किसी भी चीज़ में मौलिकता होनी चाहिए। जैसे हैरी पॉटर की बुक अगर हो गई, ठीक है, तो वो एक मौलिकता है, वो ये क्रिएट की गई है किसी के द्वारा, तो इसका जो मिलता है राइट्स वो मिलता है 60 साल के लिए। अगला है ट्रेडमार्क अधिनियम 1999 में आया था, और इसका इंपॉर्टेंस है कि ये इसकी एक विशिष्टता होनी चाहिए किसी चीज़ को लेके, जैसे KFC और मैकडोनल्ड हो गया, उसके लोगो हो गए, तो ये 10 साल के लिए जो है एक में दिया जाता है। अगला है इंपॉर्टेंट कि P कृष्ण राव का जो है निधन हो गया है, भारतीय परमाणु वैज्ञानिक थे ये। उसके बाद है पलविंदर कौर सेरगिल जो है, उसके बाद भारतीय मूल की कनाडाई सुप्रीम कोर्ट में जो है जज बनाई गई हैं परविंदर सेरगोल को। शेर बहादुर देवबा जो है नेपाल के 40वें प्रधानमंत्री बन गए हैं। अगला है PN भगवती, इनका निधन हो गया है, और इनको जाना जाता है कि PIL के जनक थे ये। सैयद गयूर उल हसन रिजवी जो थे, बनाया गया है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष। हेलमुट जो है पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी का एकीकरण करने में उनका बहुत बड़ा योगदान था, तो हेलमुट कॉर्ट को इसलिए जाना जाता है, इनका निधन हो गया हाल ही में।
लियो वरदकर जो हैं आयरलैंड के पीएम बनाए गए हैं। डेविड ग्रासमैन इजराइल के लेखक हैं और इनने एक ए हॉर्स वॉक्ड इनटू ए वॉर जो मैन बुकर पुरस्कार उनको मिला, ये इनकी पुस्तक है। के वेणुगोपाल जो है भारत का अटॉर्नी जनरल इनको बनाया गया है। अगला इंपॉर्टेंट है हबीबगंज रेलवे स्टेशन, और ये भारत का पहला निजी रेलवे स्टेशन है। दूसरा है खुले में शौच से मुक्त बनने वाले राज्य जो हैं हरियाणा, उत्तराखंड, केरल, सिक्किम और हिमाचल प्रदेश। कन्याश्री प्रकल्प योजना बंगाल की योजना है और इसका यूएन जो है पुरस्कार इसको मिला है, ये थोड़ा हाईलाइट में रही, इसके याद रखिए। अगर स्पोर्ट्स से देखें तो स्पोर्ट में इस बार इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन सुपर सीरीज जो है किदम्बी श्रीकांत ने जीता है, उसके साथ में इंडोनेशियन ओपन भी इन्होंने जीता है, तो ये दोनों बैक टू बैक इन्होंने जीते हैं। फार्मूला जो कनाडियन ग्रांड प्रिक्स है उसके विजेता हैं लुइस हैमिल्टन, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। उसके बाद फ्रेंच ओपन में आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट है कि जो सिंगल्स है पुरुषों का है वो जीता है राफेल नडाल ने, और महिला का जो सिंगल जीता है एलेना ओस्टापेंको ने, और ये लातविया की हैं, ठीक है, ये नई हैं, इनका नाम याद रखिए आसानी से आप। और उसके बाद अगर बात करें क्रिकेट की, तो क्रिकेट में इस बार आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी, पाकिस्तान जीता था, भारत हारा था, और याद रखिए ये हुई है लंदन में, तो सॉरी इंग्लैंड में ये हुई है, तो इसको याद रखना है। और दूसरा ये है प्लेयर ऑफ द मैच जो है फ़खर जमान रहा था और 100 बनाया था इन्होंने, और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जो है हसन अली, पाकिस्तान का ही बॉलर है, और गोल्डन बॉल जो है हसन अली को मिला है, सर्वाधिक विकेट लिए थे, 13 विकेट लिए थे इन्होंने। गोल्डन बैट जो है दिया गया है शिखर धवन को। तो इसमें इंडियंस और पाकिस्तानी जितने प्लेयर्स हैं ज़्यादातर वही हैं। फुटबॉल में अंडर फीफा विश्व कप जो है हुआ था 2017 का, इसमें ब्रिटेन जीता है और वेनेजुएला को इसने हरा दिया है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।